आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में देखने वाले हैं। लुसेंट सीरीज के यह 5वां वीडियो होगा। इससे पहले आपको अलग अलग टॉपिक के वीडियो दिया जा चुका है। उसी क्रम में आज हम लोग प्राचीन भारत के एक टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, गुप्त काल, इसकी चर्चा करने वाले हैं। खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गुप्त काल की बात करें तो यहाँ पर जैसे दिया है, इसका समय अवधि 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक था। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जहाँ कहीं पर एक्स्ट्रा बात बताने की आवश्यकता होगी वहाँ पर एक्स्ट्रा बात बताया जाएगा। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पर ट्रिक भी बताया जाएगा। और कुछ भी जो आपको लगेगा कि हाल फिलहाल में जो एक्स्ट्रा तथ्य से क्वेश्चन पूछा गया है उस बात के भी यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यह आसान प्रश्न है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का स्थापना कौन किए थे? श्रीगुप्त किए थे। इनका शासनकाल की बात करें तो 240 ईस्वी में यह गुप्त वंश, इनका जो शासनकाल था 240 वर्ष से लेकर के 280 ईस्वी तक था। यानी 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का शासनकाल रहा है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश किसके सामंत थे? ये जो गुप्त थे यह कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश जो गुप्त राजा थे वो गुप्त राजा सामंतों के क्या थे? कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। बाद में कुषाण जैसे ही कमज़ोर हुआ यह आगे चल कर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और बाद में एक राजवंश बना जिसका नाम दिया गया गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? कहीं कहीं पर आपको महाधिराज की जगह पर यहाँ पर आपको दे देगा महाराजाधिराज। महाधिराज की जगह पर दे देगा महाराजाधिराज की उपाधि। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले श्रीगुप्त और जो घटोत्कच थे, शुरुआती राजा गुप्त वंश के श्रीगुप्त था। बाद में श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का राजा बनता है। और ये दोनों ऐसे राजा हुए जो अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि लगाए थे। तो श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि धारण किए थे और उसी तरह घटोत्कच भी महाराजा की उपाधि धारण किए थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बनता है तो उन्होंने महाराजाधिराज या महाधिराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। या तो प्रयाग कहिए या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहिए। इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। संबंध इसका समुद्रगुप्त से है। बिलेसर स्तंभ जो लेख है, बिलेसर स्तंभ लेख, इसका संबंध कुमार गुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। और मंदसौर लेख का संबंध बंधु वर्मन से है। आप लुसेंट में एक पैटर्न को देखते होंगे कि अधिकांश जो मिलान करने वाला प्रश्न होता है उसका आंसर सामने सामने ही दे दिया जाता है। हालांकि आपको वहाँ पर ध्यान न दे करके उनके एक एक बात को ध्यान रखेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एक है भीतरी स्तंभ लेख, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, भीतरी स्तंभ जो लेख है इसका संबंध स्कंदगुप्त से है। आप याद रखेंगे ऐसे, जैसे स्कंदन मतलब होता है बहना, स्कंदन मतलब होता है बहना। और खून क्या होता है? हमारे शरीर के भीतर बहता है। स्कंदन यानी कि खून का स्कंदन शरीर के भीतर होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। एक और यहाँ पर मंद सौर लेख, इसका संबंध बंधु वर्मन से है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मंद बुद्धि। मंद क्या है? बुद्धि है। अब बुद्धि से बना लीजिएगा बंधु।
मंद बुद्धि यानी कि मंद स्वर और बुद्धि से बना लीजिएगा बंधुवर्मन। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। ये दोनों एक साथ जब दे तो आर्यभट्ट होगा। कभी कभी आपको खगोल वैज्ञानिक के तौर पर कहा जाए तो उसका आंसर बड़ा मिहिर दे देता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक के साथ साथ गणितज्ञ कह रहा है तो आप जानते हैं कि आर्यभट्ट जो थे ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनका संबंध बिहार से ही था, तो इसका जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत था। संस्कृत, इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इतिहासकार के नाम याद रखेंगे V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ यही बोले थे कि समुद्रगुप्त ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से फ्रांस में नेपोलियन था। ये जो नेपोलियन है ये फ्रांस के राजा था और नेपोलियन अपने शासनकाल में जितना भी युद्ध करता है उसमें वो सभी युद्ध को जीतता है, लेकिन अपने लास्ट युद्ध में ये पराजित होता है। और उसी तरह से समुद्रगुप्त क्या था, अपने जीवन काल में जितना भी युद्ध लड़ा उस सभी में ये जीता था। ये अपने अंतिम युद्ध को भी जीता था। तो जिस प्रकार से नेपोलियन युद्ध के क्षेत्र में पारंगत हासिल किया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध के कला में पारंगत हासिल किया था। इसलिए B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। हालांकि आधुनिक जो भारतीय इतिहासकार है वह इस बात को काट देता है, इस बात के खंडन करता है और वह बोलते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त उनका शासनकाल पहले रहा है और नेपोलियन के शासनकाल बाद में रहा है। ये देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे, देखिए 3रा सदी के मिलेंगे। ये जो समुद्रगुप्त मिलेगा ये शासन किया था 335 ईस्वी में और 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल आया था। तो देखिए इनका संबंध 4ठी सदी से है। जबकि नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन 1769 में जन्म लिया था। तो बहुत लंबा डिफरेंस है समुद्रगुप्त और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन 1804 में फ्रांस के राजा बनता है और ये राजा बन गया कब, 335 ईस्वी में। तो आधुनिक इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार है वह कहे कि तुलना जो हुआ है नेपोलियन और समुद्रगुप्त के बीच यह गलत तरीके से हुआ है। इतिहासकार को यह कहना चाहिए कि फ्रांस के जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन है, न कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, क्योंकि पहले समुद्रगुप्त का शासन रहा है, बाद में नेपोलियन का शासन रहा है। तो भारतीय जो इतिहासकार है वह यह कहते हैं कि फ्रांस के समुद्रगुप्त कौन थे, तो फ्रांस के समुद्रगुप्त कौन थे, तो फ्रांस के समुद्रगुप्त नेपोलियन थे। ये उल्टा मतलब भारतीय दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन जो ब्रिटेन के इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है, वह नेपोलियन यानी कि नेपोलियन को प्राथमिकता पहले देता है और समुद्रगुप्त के प्राथमिकता बाद में देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक ही यह प्रश्न है जो स्कंदगुप्त से आता है। तो जो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का ऐसा राजा था जो हुन को क्या किया था, पराजित किया था। और स्कंदगुप्त से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हुन को पराजित करने वाला राजा कौन था, स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश को कला एवं स्थापत्य में पारंगत हासिल था, साथ ही साथ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। यह जो साम्राज्य था यह काफ़ी समृद्ध था।
इसी वजह से बहुत सारे इतिहासकार गुप्त वंश को, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा है। भारत के स्वर्ण काल के दर्जा इसी गुप्त काल को कहा है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य इन सब का विकास गुप्त काल में बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, इसलिए इसे भारत के स्वर्ण काल की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ महाराष्ट्र के, जहाँ जो महाराष्ट्र में है, इसका संबंध गुप्त काल से है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कालिदास है, ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका एक उपाधि विक्रमादित्य था, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। 9 अलग अलग क्षेत्र के विद्वान रहा करते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। आप अकबर के बारे में पढ़े होंगे कि अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहा करते थे। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके भी दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, और उस 9 रत्न में से एक रत्न कालिदास थे। इसके अलावा वराहमिहिर के बारे में पढ़ते होंगे। वराहमिहिर हो गया, वररुचि हो गया, धन्वंतरी जो बहुत महान चिकित्सक महिला थी, वो सब भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। आपको नवरत्न के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, उसके ट्रिक भी, उसके बारे में जो ट्रिक होगा वो ट्रिक भी बताया जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? वह नालंदा था। नालंदा तो फेमस है उत्तर गुप्त काल में, और आप पढ़े होंगे बाद में कि इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी बाद में विध्वंस करा दिया था, नष्ट करा दिया था। ये वल्लभी जो विश्वविद्यालय है, इसका संबंध गुजरात से है, और तक्षशिला ये पाकिस्तान में, तक्षशिला क्या हो गया? पाकिस्तान में हो गया, नालंदा बिहार में हो गया, वल्लभी गुजरात में हो गया। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। भानुगुप्त क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख में है। और एरन अभिलेख का संबंध किससे? तो भानुगुप्त से। आप ऐसे याद रखिएगा, एरन में छाटिएगा रन शब्द, रन, रन मतलब कि भागना, और रन यानी कि भाग गया किससे? तो भान से, भानु से बनाइएगा भान, VAN, भान, जिसे गाड़ी बोलते हैं। तो एरन, रन कर गया किससे? वान से। और एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब किसी महिला को सती होने के लिए छोड़ देंगे तो क्या करेगी? रन करेगी, वो वहाँ से भागेगी। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आप पढ़ते होंगे चीनी यात्री के बारे में कि अलग अलग समय अवधि में बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए थे, बौद्ध धर्म के शिक्षा लिए थे, और बाद में कुछ इतना बौद्ध धर्म के शिक्षा लिए और बाद में टीचर बने थे। जैसे कि आप फाहियान के बारे में पढ़ेंगे, ह्वेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, इत्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सबका संबंध चीन से है, और ये अलग अलग समय काल में भारत आए थे, और ख़ास करके ये लोग बौद्ध धर्म के संबंधित शिक्षा ग्रहण करने आए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, एक गुप्त काल था। भारतीय संस्कृति का गोल्डन युग किसका था? तो गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन के था। फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सभी का संबंध चीन से है। नेक्स्ट है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो जो सेतु बंध है इसके रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय है। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि सेतु बंध के रचनाकार कौन है? प्रवरसेन द्वितीय, और इसका संबंध वाकाटक वंश रहा। वाकाटक, आप ऐसे याद रखिएगा, सेतु यानी कि बांध, सेतु और बांध एक ही बात है। सेतु यानी कि बांध,
सेतु यानी कि बांध ऐसे बनाओ जैसे कि वह प्रबल हो और इतना प्रबल बनाओ कि लोग एकटक देखें। एकटक से बनेगा वकाटक, एकटक से बकाटक, और प्रबल बनाओ, प्रबल से बनेगा प्रबल सेन। तो सेतु प्रबल बनाओ, इतना प्रबल कि लोग एकटक देखें, एकटक से वकाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज। और कहेगा आपसे भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और भी उपलब्धि है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन उसकी चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? सक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त को कौहम स्तंभ लेख में इसे सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह बोध गया में बनवाने के लिए क्या किया था? अनुमति मांगी थी। आप यहाँ पे याद रखेंगे, श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन। और ये मेघवर्मन समुद्रगुप्त से बोध गया में भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। बाद में इनको अनुमति मिल गया और ये निर्माण भी किए थे। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म यह गुप्त काल में शुरुआत हुआ था, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शकों के उन्मूलन करने के बाद। शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु जी थे। विष्णु जी सबसे लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में करा है कि चांदी के विशेष सिक्का जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्का जारी किया था। और सबसे ज़्यादा सोना के सिक्का गुप्त राजा के द्वारा ही जारी किया गया था। नेक्स्ट है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली का स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। और कह रहा है यहाँ पर जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण किस सदी में हुआ? इसका निर्माण चौथी सदी में हुआ था, चौथी यानी कि चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है, फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। तो जो फाहियान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो आप याद रखेंगे, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। धन्वंतरी थी, नेक्स्ट है धन्वंतरी थी। ये जो धन्वंतरी थी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इनके दरबार में रहने वाली बहुत ही महान महिला चिकित्सक थी। तो ये बहुत ही महान महिला चिकित्सक थी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में के नवरत्न में एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थी। तो धन्वंतरी का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये महिला बहुत बड़ी चिकित्सा की जानकार थी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कियोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विवरण नहीं मिलता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये जो फो कियोकी यह जो ग्रंथ है वह फाहियान के द्वारा लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे फ है, यहाँ पे फ है, इसे याद रखेंगे। फो कियोकी यह फाहियान के ग्रंथ है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट है,
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन से है? यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा मंदिर के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पूछा नहीं है, यह बहुत अच्छा तरीक़ा से क्वेश्चन में पूछा गया है। देवगढ़ के कौन? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर या गुप्त स्थापत्य कला के सबसे अच्छा मंदिर के उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा में किस गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19 यह जो आप देख रहे हैं यह गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कहाँ के? अजंता के गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 के। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि अमरकोश के लेखक कौन थे? तो अमर सिंह थे। तो अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से थे। कालिदास, वराह मिहिर, देवभूति वररुचि हो गया, धन्वंतरी हो गया, एक वेताल भट्ट हो गया, छपनक हो गया, ये जितने भी आप नाम सुन रहे ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुप्त संवत 320 प्रमाणिक बात याद रखिएगा, 320 ईस्वी में शुरू हुआ था को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत की शुरुआत किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह करवाया था जब उसका अपना राज्यारोहण हुआ था। तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? दरबारी कवि पूछ रहा है, तो हरिसेन के बारे में खूब इंपॉर्टेंट पूछा था हमेशा। और हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में विज्ञान, कला, साहित्य सबका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। बहुत ज़्यादा समझिए कि यहाँ पर जो कला हो गया, विज्ञान, साहित्य, इसका जो समझे कि विकास क्रम था वो अपने पीक पर था, अपने ऊंचाई पर था, इसलिए इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, क्योंकि कला और साहित्य का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? पहला तो यही प्रश्न याद रखिएगा कि धमेक जो स्तूप है, धमेक स्तूप वो कहाँ है? तो सारनाथ में। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। और इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्त काल के जो सोना के मुद्रा है उस सोना के मुद्रा को दिनार कहा जाता है। इस मुद्रा को दिनार कहा जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे, गुप्त काल के मुद्रा की याद करने ट्रिक क्या है? जैसे देखिए यह सोना के मुद्रा है, तो सोना के मुद्रा किसी दीन आदमी को मिलेगा। दीन मतलब गरीब आदमी को मिलेगा, तो वह क्या करेगा? गुप्त रखेगा। सोना के मुद्रा किसी दीन मतलब गरीब आदमी को मिलेगा, तो वह क्या करेगा? उसे गुप्त रखेगा। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की रचना है? यह आसान प्रश्न है, एक कालिदास होगा। कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सभी कालिदास की कृति है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है उनके नवरत्न में से शामिल थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग है? यह नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी।
गुप्त युग में भू राजस्व की दर 1/6 था, उपज के 1/6। इसका आंसर हो जाएगा बी, उपज के क्या था, छठा भाग था। अब देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी प्रश्न हैं वो बीपीएससी में पूछा गया है। तो गुप्त वंश से बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका भी आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था और यह इसकी एक विशेषता थी। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। इसका भी आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अब देख रहे हैं कि लगातार यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया 99, 98, 95, 94। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेंगे और बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है, आगे पूछने की भी संभावना रहता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो इसका संबंध चंद्र से है और चंद्र के बारे में कहा था कि यह चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में है। तो दिल्ली में कौन है, मेहरौली के कुव्वत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो लौह स्तंभ है वह चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त के स्मृति में है। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। तो एक इसमें है मालविका, एक है अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रम नायक हो गया और मालविका जो है वह नायिका। नायक पूछ रहा है तो नायक में कौन होगा, अग्निमित्रम नायक होगा और मालविका क्या होगा, नायिका होगी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करा है उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो यह हो जाएगा प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद के बारे में कहा जाए तो उसका संबंध किससे होगा, समुद्रगुप्त से होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्त्री और पुरुषों में समानता यह गुप्त काल में थी। गुप्त काल में स्त्री और पुरुषों के बीच क्या था, बराबरी का अधिकार था। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। यह भी आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। हालांकि एक राजा था गुप्त वंश में, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त हुन को पराजित किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो भी राजा आए वह राजा योग्य नहीं था, जिसके वजह से वो राजा पराजित होते गया। जितने भी आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे वो भी सब स्वतंत्र हो गया और बाद में जा कर के गुप्त वंश क्या हो गया था, समाप्त। गुप्त वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। मालविकाग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम मोक्ष विवाह ये भी लिखे हैं, विक्रमोर्वशीयम ये भी लिखे हैं, जानकी हरण ये जानकी हरण कालिदास के द्वारा लिखा होगा नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा, मोक्ष विवाह खूब क्वेश्चन पूछता है, मालविकाग्निमित्रम से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। एक याद रखिएगा, मेघदूतम ये भी कालिदास के ही, मेघदूतम ये भी कालिदास की ही एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो यह बाघ, जहाँ पर धार बोलते हैं, बाघ यानी कि धार में अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। पहलाई आपको दिखाए थे, पहलाई में दिया था गुप्त वंश 319 से शुरू होता है और यह लगभग 500 ईस्वी तक चलता है। तो 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा एक गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। इसका भी आंसर गुप्त काल हो जाएगा, लेकिन सिक्का अधिकांश तो था गुप्त काल में, बहुत ज़्यादा सोना का सिक्का छापा गया, लेकिन ये सोना का सिक्का शुद्ध नहीं था। सबसे पहले हिंद यूनानी लोग आए तो सोना के सिक्का जारी किए थे और गुप्त काल में बहुत ज़्यादा सोना का सिक्का जारी किया गया, लेकिन ये जो सोना का सिक्का था वो प्योर नहीं था, ये अशुद्ध अवस्था में था। नेक्स्ट है, यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी कि अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ये आगे क्वेश्चन पूछने की संभावना है,
करा कि यूरोपीय भाषा में वह कौन सा भारतीय ग्रंथ था जो अनुवादित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिखे थे। कुमार संभव भी कौन लिखे थे? कालिदास ही लिखे थे। और वात्स्यायन क्या लिखे थे? कामसूत्र लिखे थे। तो याद रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपको बताए थे एरन अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। हम बताए थे कि जब महिला पहले क्या था कि जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाता था तो महिला भी अपने पति के साथ चिता में बैठ कर जल जाती थी और वो सती हो जाती थी। लेकिन बाद में बहुत सारी महिलाएं या सती होने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन समाज ज़बरदस्ती उन्हें चिता पे बांध करके ज़बरदस्ती उनको जला देता था और उनकी हत्या हो जाती थी। इस तरीके से आप याद रखेंगे जब महिलाओं को ज़बरदस्ती किया जाने लगा, सती के लिए ज़बरदस्ती किया जाने लगा, तो वह सती की वजह से वो रन कर जाती थी यानी कि भाग जाती थी। फिर बताया है आपको यहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख बताए थे। स्कंद गुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश की बात करें तो सबसे पहले श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद को ना घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए। यहाँ पर देखिए श्रीगुप्त नहीं दिया हुआ है, उस तो हो जाएगा वहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट। पहले कौन होगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त होगा और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंद। देखिए क्रम से ये पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त होगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, फिर कुमारगुप्त होगा, फिर स्कंदगुप्त होगा। यही स्कंदगुप्त हुन को पराजित किया था। तो इसका आंसर क्रम से होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आप यहाँ पे मिलाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है और ये बहुत आसान प्रश्न है, बीपीएससी के चहेता प्रश्न है, हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट है कथन दिया है और कारण दिया है। पहला कह रहा है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। फिर कह रहा है कारण में गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। देखिए प्राचीन भारत में बात करें तो सामंती व्यवस्था जो था वो सैनिक अभियान में हुआ था। पहले के जो देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया तो आसान प्रश्न ये भी नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो प्राचीन जो समय था वहाँ पर जो राजा लोग रखते थे अपने पास सेना को रखते थे, वही सेना बाद में उनको हेल्प करने लगा और धीरे धीरे यही सेना के जो मुख्य व्यक्ति था वो राजा करीबी होते गया और राजा उनको एक ज़मीन का टुकड़ा देते थे और उस पर अपना समझिए कि जो भी खेती बाड़ी वाला काम था वो संभलवाते थे। तो धीरे धीरे उसी से सामंती व्यवस्था शुरू हो गया। फिर कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग कथन है। देखिए दोनों के बाद अलग अलग, ये भी कथन सही, ये भी कथन है। तो कथन तो सही है लेकिन इनका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर प्राचीन काल के ही बारे में कुछ बात देता इसके बारे में तो सही होता, लेकिन पहले दे रहा है कि सैनिक अभियान से देखा गया और फिर उसमें गुप्त काल के करा कि गुप्त काल में ज़्यादा हुआ था। इस तरह से दोनों के मैच नहीं हो पा रहा है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? यह मोस्ट पीवीआई है। देखिए यह भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 1999 में। इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। और अभी जो 2023 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ से भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हालांकि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है वह वन लाइनर टाइप का नहीं होता है, जैसे यूपीएससी 97 में पूछा गया है तब को ऐसे लग रहा है। लेकिन वर्तमान से में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में वह 2 या 3 लाइन में बना कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस वर्ष भी रिपीट किया गया लेकिन अलग तरीक़ा से। ये ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल में है
ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, पतन मतलब बंदरगाह है, यह गुप्त काल के बंदरगाह है। गुप्त काल के क्या है? बंदरगाह है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जारी किए गए वह रूपक कहलाता था, रूपक कहलाता था। तो याद रखेंगे चांदी के सिक्के क्या था? रूपक था। और सोना के सिक्का के हम बताए थे दिनार था। सोना के सिक्का के नाम क्या था? दिनार था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विशाख दत्त कह रहा है कि विशाख दत्त, तो विशाख दत्त हो जाएगा, ये नाटक लिखे थे। मुद्रा राक्षस पढ़ी जाएगा, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस कौन लिखे थे? विशाख दत्त लिखे था। वराह मिहिर, ये वराह मिहिर जो थे यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे और यह खगोल विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे। तो देखिए खगोल विज्ञान की जब बात आए तो वराह मिहिर, जबकि खगोल विज्ञान और गणित दोनों दे दे तो आप आर्यभट्ट को ठीक लगाइएगा। ये वराह मिहिर खगोल विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आर्यभट्ट भी खगोल विज्ञान के बहुत बड़ा ज्ञाता थे, लेकिन आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे। अब चरक, तो चरक चिकित्सा के क्षेत्र से थे। चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत चरक के द्वारा किया गया था। चरक संहिता इन्हीं के द्वारा लिखा गया, चरक संहिता याद रखेंगे। चरक संहिता लिखे कौन थे? चरक। और यह चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी क्षेत्र में सबसे महारत हासिल किए थे। ब्रह्मगुप्त जो थे यह गणित के क्षेत्र में बहुत आगे थे। ब्रह्मगुप्त गणित के क्षेत्र में आगे थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या हो गया, कला हो गया, साहित्य, इन सब के में मुख्य जो केंद्र था वह मध्य प्रदेश के क्या था? उज्जैन था। मध्य प्रदेश के उज्जैन था। नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? देखिए कालिदास तो बहुत सारा अपने कृति लिखे हैं। बहुत ज़्यादा समझिए कि कुछ न कुछ एक किताब नाटक वगैरह लिखे हैं, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य की बात की जाए, सबसे मुख्य कालिदास के साहित्य कृति की बात की जाए जो 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में शामिल है तो वह होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये सब जो लिखा गया ये सब कालिदास की लिखा गया कृति है, इसे भी याद रखेंगे। ऋतु संहार कालिदास लिखे हैं, मेघदूतम भी कालिदास लिखे हैं, कुमार संभवम भी कालिदास लिखे हैं। तो देखिएगा कालिदास के रचना में संस्कृत में लिखा गया, इसलिए लास्ट में आपको ऐसे म शब्द मिलेगा, म हलंत वाला मिलेगा। ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग का है? या गुप्त युग के होगा। आप पढ़े होंगे आर्यभट्ट ये शून्य के खोज किए थे, या कहीं के लिख रहा है शून्य के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का बहुत सारा कारण था। जैसे आपको बताए थे स्कंदगुप्त जो था वह स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम योग्य राजा था। बाद में स्कंदगुप्त के बाद जो भी राजा हुआ वो इतना योग्य नहीं था, जिसके वजह से आसपास के जो राज्य था वह आसपास के राज्य गुप्त वंश पे हावी हो गया, गुप्त राजा पर हावी हो गया और धीरे धीरे उसका पतन हो गया। इसके अलावा जो हून था, हून क्या था? एक विदेशी बर्बर जाति था। यह हून लूटपाट करके अपना जीवन यापन व्यतीत करता था, यानी एक ऐसा जाति था जो लूटपाट करके अपना जीवन जीता था। ये विदेशी जाति था। तो जब हून आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त तो हरा दिया था, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त के बाद हून के विरोध को झेल नहीं पाया और धीरे धीरे गुप्त वंश के क्या हो गया? पतन हो गया। तो इसमें करा कि कौन सा कारण नहीं था? पहला है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल सही है। अंतिम राजा स्कंदगुप्त का जो योग्य था, लेकिन बाद के राजा योग्य नहीं था। फिर हून के आक्रमण, बिल्कुल हून के आक्रमण हुआ था और हून के आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से पतन हुआ था। नेक्स्ट है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। यह भी बिल्कुल प्रांतीय शासक का विद्रोह होते गया और धीरे धीरे वह सब बिखराव की स्थिति में हो गया और बाद में धीरे धीरे विखंडन होना शुरू हो गया और यही विखंडन धीरे धीरे गुप्त वंश को पतन कर दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? यह भी आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
यह समुद्रगुप्त में क्या हुआ कि गुप्त काल के जब खुदाई हो रहा था तो वह एक सिक्का निकला। उस सिक्का में समुद्रगुप्त को दिखाया गया कि समुद्रगुप्त है और वह बीना बजा रहा है, जिससे लोग यह अनुमान लगाए हैं कि समुद्रगुप्त जो था वह संगीत के प्रेमी था। संगीत के क्या था? प्रेमी था, क्योंकि यह अपने आप को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि बीना बजाते हुए सिक्का किस शासक के मिला है? तो वह है समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? विद्वान के बाद पूछ रहा है तो वह आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। धन्वंतरी, ये जो धन्वंतरी है ये बहुत महान महिला चिकित्सक थी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनीतकम, याद रखेंगे नवनीतकम का संबंध, नवीनीतकम के संबंध पूछा जाए कि यह किससे है, तो इस नवीनीतकम के संबंध पूछा जाए तो यह किससे होगा? चिकित्सा से। नवीनीतकम का संबंध किससे होगा? चिकित्सा से, और यह गुप्त काल की एक पुस्तक है। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। रामगुप्त हालांकि योग्य राजा नहीं था, फिर भी यह चांदी का सिक्का जारी किया था। अब सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है या इलाहाबाद प्रशस्ति से है। आप याद कैसे रखेंगे? देखिए यह है प्रयाग, और प्रयाग क्या होता है? 2 नदियों के मिलन बिंदु को बोलते हैं प्रयाग। तो 2 नदी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और समुद्र में भी पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो समुद्र में भी पानी होता है और प्रयाग के पास भी पानी होता है, इसे याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे होगा? तो समुद्रगुप्त से होगा। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मेहरौली लौह स्तंभ से, मेहरौली लौह स्तंभ से। स्कंदगुप्त बताए थे खून का स्कंदन कहाँ होता है? वो भीतर होता है। खून का स्कंदन शरीर के भीतर होता है, तो इसका हो जाएगा 3 के सी। फिर है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त यह पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। पहाड़पुर ताम्रपत्र से ये सामने ही इसका आंसर दिया हुआ है। आप स्कंदगुप्त वाला याद रखेंगे, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है कुमार देवी प्रकार के मुद्रा। कड़ा मुद्रा के प्रकार और कौन शासक चलाया था? तो कुमार देवी प्रकार के जो मुद्रा चलाया था वो चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। बीना बजाते हुए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो बीना बजाते हुए बीना वादन प्रकार के मुद्रा समुद्रगुप्त चलाया था, समुद्रगुप्त। फिर है चक्र विक्रम प्रकार के मुद्रा। तो चक्र विक्रम प्रकार के मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, और कार्तिकेय प्रकार के मुद्रा कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो इसका भी आंसर सामने होगा। कुमार देवी प्रकार के चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार के समुद्रगुप्त, इसे याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चक्र विक्रम प्रकार के चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार के सिक्का कुमारगुप्त प्रथम जारी किया था। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है आगे भी। चंद्रगुप्त, इसमें दिया शासक, इसमें दिया उपाधि। शासक और उपाधि दिया है। देखिए शासक उपाधि में चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यह पहला राजा था गुप्त वंश के जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज नहीं दे तो वह दे देगा महाधीराज, दोनों बात बराबर ही है। इससे पहले जो राजा था श्रीगुप्त और घटोत्कच, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों राजा महाराजा की उपाधि धारण किया था, लेकिन यह प्रथम राजा था जो महाराजा धीराज या महाधीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त की बात करें तो अश्वमेध पराक्रम या अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसलिए अश्वमेध पराक्रम की उपाधि यह धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो परम भागवत, ये पोटेंट याद रखेंगे इसको भी। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण किया था। और स्कंदगुप्त सक्रोपम यानी कि शक को पराजित किया था, इसलिए सक्रोपम की यह उपाधि धारण किया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और गुप्त वंश के जो प्रथम राजा था और दूसरे राजा वह केवल महाराजा की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें शासक कर रहा है, उसकी पत्नी के नाम पूछ रहा है, शासक और पत्नी के नाम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी के इसे बोला था, इसका पत्नी थे कुमार देवी और ये लक्ष्मी के थे। ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन पूछेगा।
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन हो गए? कुमार देवी हो गए लिच्छवी के। बात करें लिच्छवी के तो भारत का पहला जो गणतंत्र है, भारत नहीं विश्व के भी बोल सकते हैं, विश्व के जो पहला गणतंत्र था वह लिच्छवी गणतंत्र था। इसका संबंध बिहार से है। रामगुप्त के पत्नी ध्रुव देवी, इसकी चर्चा खूब होता है इतिहास में, अभी चर्चा करेंगे हम। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त के पत्नी दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। आप ध्रुव देवी के बारे में खूब पढ़ेंगे। ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी। हुआ क्या कि रामगुप्त एक ऐसा राजा था जो समझिए कि अयोग्य था, और इसके समय में जब शक आक्रमण किया तो शक इनके साथ एक बात किया कि आप जिनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, ये बहुत सुंदर थी, तो शक यह बात क्या है कि आप ध्रुव देवी को अगर सौंप दीजिएगा तो हम आक्रमण नहीं करेंगे, या किसी तरीक़ा से आप पर आक्रमण का डर है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि आप अपने पत्नी को मेरे दरबार में सौंप देना है। यह व्यक्ति नालायक राजा था और ये इस बात को लेकर तैयार भी हो गया। इसी से इसका जो भाई था रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वह बहुत दुखी हो गया और वह ध्रुव देवी के जगह पर वह खुद गया डोली में बैठ करके, और वहाँ पर जाकर उस राजा को हत्या कर दिया, और बाद में आया तो अपने भाई के भी रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो ध्रुव देवी के बारे में कहानी देता है डिटेल से, आपको मुख्य वीडियो में बताया जाएगा। बाद में ध्रुव देवी के साथ यह शादी कर लेता है, रामगुप्त की हत्या करके, भाई की हत्या करके वो खुद शादी कर लेता है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? 12 राज्यों पर धर्म विजय की, ये इंपॉर्टेंट है, यह समुद्रगुप्त किया था। समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उत्तरापथ के 9 राज्यों को पराजित किया था। यह क्वेश्चन खूब पूछता है। समुद्रगुप्त उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट है, सर्वराज्योच्छ्वेता मतलब होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। यह उपाधि किसने धारण किया था? यानी सर्वराज्योच्छ्वेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, यह उपाधि धारण किसने किया था? यह समुद्रगुप्त ने धारण किया था। यह उपाधि समुद्रगुप्त धारण किया था। नेक्स्ट है, अपने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कौन किया था? तो शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसमें सम्मिलित करना रचनाकार और रचना, रचनाकार रचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्यभट्टीय लिखे थे गणित के, ये किताब है आर्यभट्टीय। धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी नवीनीतकम लिखे थे। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत के चर्चा किए, ब्रह्म सिद्धांत दिए थे। और वराहमिहिर जो है, वराहमिहिर या पंच सिद्धांतक दिए थे, पंच सिद्धांतक। तो इसके सामने सामने अपनी मिला लेंगे। नेक्स्ट है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील क्या संबंध किन किन राजाओं से है? तो सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएगा आपको। पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? इसका आंसर स्कंदगुप्त। सुनिए यहाँ पर अच्छा तरीक़ा से सुनेंगे। यहाँ से आपको 2-3 शासक के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था? तो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किससे तैयार किया था? तो उस समय सौराष्ट्र के जो प्रांतपति था, गवर्नर था, वह था पुष्यगुप्त। तो देखिए यहाँ पे भी गुप्त है, यहाँ पर भी गुप्त है। तो चंद्रगुप्त तैयार किससे करवाया था? पुष्यगुप्त से करवाया था। लेकिन यह टूट गया, और जब टूट गया तो फिर इस सुदर्शन झील के निर्माण किया था रुद्रदामन। तो देखिए पहले किस राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। फिर दूसरा राजा कौन है? रुद्रदामन। और फिर जब टूटेगा तो स्कंदगुप्त इसका निर्माण कराएगा। तो सुदर्शन झील का संबंध देखिए 3 राजा से है। एक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, रुद्रदामन हो गया, और एक स्कंदगुप्त हो गया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन राजा का संबंध सुदर्शन झील से नहीं है? आपको यह तीनों दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, और इसे टिक लगाना पड़ता है। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त तीनों कहीं ना कहीं सुदर्शन झील से संबंधित है। ये निर्माण कराए थे, बाकी ये दोनों मरम्मत कराए थे।
नेक्स्ट है सुमेलित करना है प्रशासकीय विभाजन और यहाँ पर है प्रशासक, प्रशासकीय विभाजन और ये प्रशासक। आप सबको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें सभी के प्रशासन जैसे जितने भी राजवंश है, चाहे मुगल हो गया, गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, सातवाहन हो गया, जितने भी प्रमुख राजवंश है उन सभी के प्रशासन, ये प्रशासन बहुत ज़्यादा तंग करता है, ये बहुत ज़्यादा समझे कठिन माना जाता है। ये सभी को ट्रिक से एक अलग वीडियो में डिटेल से जो 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा उसमें अच्छा से सोल्व किया जाएगा। अभी ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन बाद में डिटेल से ट्रिक के माध्यम से उसे बनाया जाएगा। करा के भुक्ति जो प्रांत में होता है, ये भुक्ति के जो प्रशासक है वो ऊपरी कहलाते थे, भुक्ति के प्रशासक ऊपरी कहलाते थे। विषय यानी कि जिला, प्रांत लेवल पर भुक्ति होता था, जिला लेवल पर विषय होता था, और विषय के जो प्रशासक हुए थे वो विषयपति कहलाता था, विषयपति। नगर के शासक को नगरपति कहा जाता है और ग्राम के प्रशासक को ग्रामी कहा जाता है। तो गुप्त काल में आप देखेंगे तो वर्तमान सिनेरियो में जो चलता है ठीक उसी तरीक़ा से गुप्त समय में भी चलता था। जैसे ग्राम को ग्रामिक हो गया, नगर के नगरपति हो गया, विषय के विषयपति हो गया, भुक्ति के उपरिक हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा मिलता जुलता नाम यहाँ पर है। तो आप याद रखें गुप्त काल में सेम चलता था। गुप्त काल में छुपा हुआ नहीं था प्रशासक। गुप्त काल में मतलब छुपा नहीं होने का मतलब है जो समझिए कि क्षेत्र है उस क्षेत्र के नाम पर उसके शासक के नाम भी दिया रहता है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक यह युद्ध और शांति का मंत्री था। ये बिल्कुल सही। देखिए युद्ध करना है, शांति करना है तो संधि होगा, और संधि करने वाले के मेन कौन थे तो महासंधि विग्रहिक, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है महादंडनायक, यह सेना का क्या था सर्वोच्च अधिकारी था। ये बिल्कुल सही है। फिर दिया है विनय स्थित स्थापक, विनय स्थित स्थापक ये धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी थे। धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी कौन कहलाता था, विनय स्थित स्थापक। फिर है महाश्वपति, महाश्वपति यज्ञ सेना का अध्यक्ष, यह कथन गलत होगा, ये नहीं है। आप इसमें से इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। महासंधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक का संबंध किससे है, युद्ध और शांति के मंत्री से है। नेक्स्ट सुमेलित करना है या क्षेत्र दिया है, और यहाँ पर आपको दिया है आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्षेत्र भूमि, ये क्षेत्र भूमि है वो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाता था। वास्तु जो भूमि है वह निवास रहने वाला भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता है। जो अपहृत भूमि, जो अपरहत भूमि है वो जंगली भूमि को कहा जाता है, और खील भूमि वो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सी वाला है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम में। अपरहत भूमि, अपरहत भूमि को जंगली भूमि कहा जाता है, यह खूब क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य जो भूमि होता था वो क्षेत्र भूमि कहलाता था। और देखिए निवास योग्य भूमि वास्तु भूमि, आप देखते होंगे कि जब भी कभी घर बनता है तो वास्तु के हिसाब से बनता है कि किचन कहाँ बनेगा, बेडरूम कहाँ बना, गेस्ट रूम कहाँ बना, वास्तु के हिसाब से बनता है। तो जहाँ भी निवास करने वाला घर बनता है कहीं ना कहीं वास्तु का ख्याल रखा जाता है। और कृषि क्या है तो कृषि में जो क्षेत्र होता है, कृषि क्या होता है क्षेत्र होता है। अपरहत भूमि को जंगली भूमि बोलते हैं, अपरहत भूमि को जंगली भूमि कहा जाता है। और जो खील भूमि है वो कृषि के लिए जो अनुपयुक्त भूमि है, कृषि के लिए जो बेकार भूमि है उसे खील भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है कह कि कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं कर रहा है। तो इसमें है प्रयाग प्रशस्ति रविकृति, यही पहला नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति क्या पर्या हरिसेन, यह नहीं होगा। फिर है कृतार्जुनियम, कृतार्जुनियम के लेखक भारवी है, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कृतार्जुनियम भारवी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी है, या दंडीन दिया हुआ है, आप दंडी भी बोल सकते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है, यह भी आसान है। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत भी समझे के पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी समझिए कि ये चर्चित नाम है। कृतार्जुनियम भी चर्चित नाम है, मृच्छकटिकम भी चर्चित नाम है, और 10 कुमार चरित्र ये भी चर्चित नाम है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन करा कि सही सुमेलित नहीं है। वाघभट जो है वो अष्टांग हृदय लिखे थे, बिल्कुल सही है। कामंदक जो है वो नीति सार लिखे थे, ये भी सही है। विशाख दत्त मुद्राक्षर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित भी है, यह भी सही है। भर्तृहरि जो मेघदूतम, ये नहीं लिखे थे क्योंकि मेघदूतम कालिदास लिखे थे, तो यह गलत होगा। मेघदूतम
मेघदूतम कौन लिखे थे? कालिदास लिखे थे। फिर कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पहला है सृष्टि। देखिए यहाँ पर हो गया सृष्टि है या साहूकार कहलाता है। सृष्टि जो है साहूकार को कहा जाता था। सार्थवा के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है। सार्थवा, इसे ध्यान रखेंगे। सार्थवा व्यापारी को कहा जाता था। सार्थवा व्यापारी को कहा जाता था, यह क्वेश्चन खूब पूछता है। कुलिक जो है वह शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था। कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था। और कायस्थ जो है वह लेखक को कहा जाता है। कायस्थ लेखक को कहा जाता था। इसमें आप सार्थवा के याद रखेंगे, यह क्वेश्चन खूब पूछा गया है। नेक्स्ट है मेहर कुल का संबंध था। मेहर कुल का संबंध यह हून राजा था। मेहर कुल क्या था? तो मेहर कुल एक हून राजा था। नेक्स्ट है कनौज को सर्वप्रथम मदता प्रदान करने वाले थे। कनौज को सर्वप्रथम मदता कौन प्रदान किए थे? या मौखरी के राजा प्रदान किए थे। मौखरी के राजा प्रदान किए थे। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। गुप्त राजा करेक्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था। तो यह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और यह गुप्त वंश के सबसे महानतम शासक में से एक थे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसके पीछे मेन है कि कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है ये बहुत पहले है, सैकड़ों वर्ष पहले, लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले होने की वजह से, पुराना होने की वजह से, और ये खुले मैदान के रूप में, खुले मैदान में, लेकिन फिर भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी ऐसा यूज हुआ है जिसकी वजह से जंग लगा ही नहीं है। वर्तमान में देखेंगे तो जो भी लोहा है उसमें जंग लग जाता है, लेकिन इसमें जंग नहीं लग पाया है। और यही मुख्य वजह है कि वैज्ञानिकों का ध्यान उसके तरफ आकर्षित होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उसकी जंग रोधता के कारण, जंग रोधता के कारण। नेक्स्ट है पुण्यवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी। पुण्यवर्धन भुक्ति प्रांत स्थित है, यह हो गया उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? यह अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसका देखिए आंसर होगा बाघ गुफा। ध्यान देखिए कि जो गुप्त काल से संबंधित गुफा है उसके चित्रांकन के बाद कहा गया, तो एक तो अजंता गुफा है, यानी गुप्त काल में जो चित्रांकन किया गया है जिस गुफा में, उसमें से एक अजंता की गुफा में, और दूसरा कौन है? तो दूसरा किस में होगा? बाघ की गुफा में। दूसरा कौन है? बाघ की गुफा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। इसे ध्यान रखेंगे। जो भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी छोटे मोटे एग्जाम होता है, यूपीएससी क्वेश्चन कोई मतलब कि हूबहू उतार के रख देते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। फिर है परम भागवत। यह नाम अच्छा है जी, इसे ध्यान रखें, विष्णु जी का नाम परम भागवत। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक समुद्रगुप्त है। याद रखेंगे परम भागवत किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने धारण किया था। अब लास्ट है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दसपुर शिलालेख से मिलती है, दसपुर शिलालेख से मिलती है। तो इस तरीक़े से हमारा गुप्त साम्राज्य ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक की चर्चा करेंगे। हालांकि यह वीडियो में हो सकता है कोई थोड़ा बहुत त्रुटि हो, क्योंकि गला में थोड़ा दर्द होने की वजह से आवाज़ थोड़ा सा धीरे धीरे है और कहीं न कहीं आवाज़ में थोड़ा रुकावट भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक